नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं व्याख्यातावर्ती में अपने एक कहानी जोड़ी गई है, यही सच है। अगर आप लोगों ने कहानी नहीं पढ़ी है तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा या फिर आप प्ले लिस्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही प्यारी एक प्रेम के द्वंद्व का चित्रण इसमें किया गया है। आज का अपना पहला प्रश्न है कि यही सच है कहानी की मुख्य पात्र दीपा किस शहर में रह करके पढ़ाई करती थी। आई थिंक सभी को पता होगा, कानपुर शहर में वो रहती थी। परीक्षा में एक्चुअल में ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, फिर भी 2 या 3% विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को गलत कर देते हैं। क्यों? उनके लखनऊ और कानपुर में बहुत कंफ्यूज रहता है। इन दोनों को ध्यान रखना, वो स्पेशली कहाँ पढ़ाई कर रही थी? कानपुर। अगला प्रश्न है कि निशित किस शहर में नौकरी करता था। बहुत अच्छा प्रश्न है। निशित है वो कोलकाता में नौकरी करता था और निशित जो है वो दीपा का पहला प्रेमी भी था। तीसरा प्रश्न है कि संजय किस शहर में नौकरी करता था। संजय है वो कानपुर में रह करके नौकरी करता था और रजनीगंधा के फूल लाया करता था। और इस कहानी पे रजनीगंधा नाम से एक फिल्म भी बनी हुई है, आप लोग वो ज़रूर देखना। आपको ये कहानी का पूरा क्लाइमेक्स है वो आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत प्यारी है। ये संजय रजनीगंधा के फूल लाया करता था। दीपा के भैया और भाभी हैं वो किस शहर में रहते थे? तो वो पटना शहर में रहा करते थे। यानी इनके माता पिता का देहांत हो गया था। भैया और भाभी पटना में रहते थे, दीपा कानपुर में रह करके पढ़ाई करती थी। अगला प्रश्न है अपना कि के कानपुर आने के बाद दीपा अपने भाई और भाभी से मिलने कितनी बार गई थी? बीच में आती है ये बातचीत भी, तो केवल एक बार गई थी उनसे मिलने के लिए और इसके बाद में वो नहीं गई कभी भी अपने भैया और भाभी के पास में। अगला प्रश्न है कि दीपा के पसंदीदा फूल कौन लेकर आता था? दीपा के जो पसंदीदा फूल हैं वो संजय लेकर के आया करता था। यही सच है कहानी किस शैली में लिखी गई है? ऊपर वाले प्रश्न तो आप लोग पढ़ लोगे ना कहानी तो आपको आराम से आ जाएंगे, परंतु एग्जामिनर प्रश्न वहां से देगा जहां से अपन लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, जहां पर कहानी का मूल तथ्य होता है कि ये कहानी किस शैली में लिखी गई है। मान लीजिएगा ये व्याख्याता भर्ती में छप चुका है ये प्रश्न, अगर एग्जामिनर ने ढंग से पेपर बनाया तो ये डायरी शैली में लिखी गई है। ध्यान रखना किस शैली में लिखी गई है, ये डायरी शैली में। बहुत शानदार प्रश्न है, ये वाले प्रश्न काम के होते हैं। दीपा को इंटरव्यू किसी भी दिन होने की खबर कौन देता था कि इंटरव्यू हो जाएगा, ये खबर है दीपा को किसके द्वारा मिलती थी? उसकी एक फ्रेंड रहा करती थी ईरा नाम से कोलकाता में, वो उनको सूचना देती रहती थी लेटर के माध्यम से। तुम्हें जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँ, ये कथन किसका है? बहुत प्यारा प्रश्न है। यह कथन संजय का है क्योंकि संजय उसका दूसरा प्रेमी है। दीपा के लिए इंटरव्यू का बुलावा कहाँ से आता है? तो ये तो आप आराम से कर लोगे। दीपा के लिए इंटरव्यू का बुलावा कोलकाता शहर से आता है और यहाँ पर वो निश्चित हो दोबारा मिल जाता है। इंटरव्यू को लेकर के दीपा के मन में जो घबराहट होने के कारणों में कौन सा सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उसे डर है कि कहीं भैया और भाभी मना नहीं कर दें। ये क्या है? इसमें सही नहीं है। उसे इस प्रकार का कोई ऐसा डर नहीं था, परंतु उसे यह डर था कि कहीं कलकत्ता से निश्चित से मुलाकात ना हो जाए, इस बात का उसे डर था। परंतु वो हो गई मुलाकात। उसे डर था कि वे अकेली होगी, इंटरव्यू पहली बार था, ये कई चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, परंतु ये भैया भाभी का डर उसके मन में नहीं था। अच्छा प्रश्न है, सोचते रह जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न होते हैं दोस्तों जो कि मतलब अपने कॉमन सेंस के माध्यम से इसको सही कर सकते हैं अपन लोग। निशित भी तो वही है। किसने किससे कहा? संजय ने दीपा को चिढ़ाने के लिए कहा कि तुम्हारा पुराना प्रेमी निशित है, वो भी तुम्हें कोलकाता में मिलेगा, और वो झुंझला जाती है क्योंकि वो उसको छोड़ देती है। अब अगला प्रश्न देखिएगा कि तुम ही एक मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर के अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती हो और इंटरव्यू देने के लिए इतना डरती हो। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन
गुस्से में आकर के संजय ने दीपा से कहे थे कि तुम अकेली रह रही हो, रिसर्च कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो, घर से दूर हो, फिर कोलकाता जाने में, इंटरव्यू देने में डर किस बात का है तुम्हें? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे ढांढस बनाता है अपने को। कोलकाता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, वहाँ ईरा को छोड़ करके किसी को भी नहीं जानते। रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प आएगा? यहाँ पर ईरा विकल्प आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि कोलकाता में एकदम मैं नई हूँ, अकेली हूँ, कुछ जानती नहीं हूँ, ईरा कोई जानती हूँ, इसके अलावा मुझे कोई जानता भी नहीं है, ऐसी वैसी बातें। दीपा और निशित को लेकर के संजय क्या सोचता होगा? कहानी के आधार पर बताइए कि दीपा और निशित को लेकर के संजय है वो क्या सोचता होगा। वो सोचता होगा कि दीपा आज भी निशित से प्रेम करती है। क्या सोचता है? कि दीपा आज भी निशित से प्रेम करती है, क्योंकि पहला प्रेम या प्यार होता है वो जीवन में नहीं भुलाया जा सकता। वो इंसान अपन को छोड़ के भी चला जाए ना, तो भी अगर वो 20 साल बाद में भी अपने आंखों के सामने आ गए तो पूरा चित्रपट है वो अपनी आंखों के सामने नाचने लग जाता है। जो अच्छे क्षणों के जो पल होते हैं वो अपने बार बार याद आते हैं, अपनी आंखों के सामने वो दृश्य नाचने लगते हैं, तो मतलब एक अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है। यही सच है कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर एक कोलकाता में एक ही नदी आई थी, उगली। अगला देखिए, मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय में बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। यहाँ पर दीपा किस प्रसंग की बात करती है? यहाँ पर दीपा है वो भैया और भाभी के बारे में मुझे कोई पूछे, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो भैया और भाभी के बारे में दीपा को पूछना एक कष्टदायी लगता था, मतलब बुरा लगता था। जैसे आप लोग सोचिए, आपको कोई इंसान कष्ट दे रहा हो और उसी के बारे में आपको कोई दोबारा पूछे कि आपको वो कैसा लगते हैं, आप उनके पास जाते हो कि नहीं जाते हो, तो वो प्रसंग अपन छेड़ना पसंद ही नहीं करते। तो वही स्थिति यहाँ पर दीपा की होती है, वो भी ये प्रसंग है वो छेड़ना पसंद नहीं करती है कि भैया और भाभी के बारे में मुझे कोई पूछे, क्योंकि बेचारी को साथ ही नहीं देते थे। अकेली लड़की रहती थी, कानपुर शहर में रिसर्च करती थी, पढ़ाई करती थी। भैया और भाभी को पता ही नहीं था, वो पटना में पढ़े थे। वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक मुझे लगा कि उनकी अनुपस्थिति में शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। यहाँ पर जो दीपा है वो ईरा के पति के बारे में बात कर रही है, ईरा के पति के बारे में बात कर रही है कि वो होते तो मुझे क्या है कि हेल्प करते, मुझे सहायता करते, परंतु एकाएक उसे मतलब इतना स्वतंत्र महसूस नहीं करती वो, क्योंकि उनके सामने वो इतनी खिलखिला करके हंसती नहीं, घूमती फिरती नहीं, इसलिए। यही सच है कहानी का कौन सा पात्र जो किसी तरह सिफारिश करके दीपा के लिए नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करता है? तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे। पुराना आशिक निश्चित ही मिलता है उनको एक मतलब टी स्टॉल पे, और वहीं पे इन दोनों की वापस मुलाकात हो जाती है। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं है। दीपा ये किसके बारे में कहती है? तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ये संजय के बारे में कहती है कि वो समय पर कभी नहीं आता था, बोलता था कि मित्रों के पास बैठा था और उनको छोड़ करके आ नहीं सकता, ऐसे वैसे मतलब, और फिर आकर के उनको गालों को चूम लेता था, वो वाला सीन है। दीपा के अनुसार निशित को कौन सा रंग अधिक पसंद है? दीपा के अनुसार निशित को है वो नीला रंग अधिक पसंद है, इसीलिए वो है नीले रंग की साड़ी पहन करके निशित के सामने आती है। अगला प्रश्न है कि इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये बात कौन किससे कहता है? ये संजय कहता है। किससे? दीपा से। रोज ही हम शाम को घूमने जाते हैं, कितनी बार मैंने श्रृंगार किया है, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। किसके मुंह से? संजय कोई मतलब तारीफ नहीं करता था दीपा की, उसे कितने सज संवर किया जाए उसके सामने, वो तो नॉर्मल वे की एक मतलब है धुन में चलता रहते थे, और शहर के बाहर एक टेकरी पर ऊंची सी जगह पर जाकर दोनों बैठ जाते, वहाँ पर पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा लेते, थोड़ी बहुत हंसी मजाक बातें चीतें हो जाती, और अंत में उसका माथा चूम के वो निकल जाता शाम को। अच्छा दृश्य है। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, निशित ने ये किस खुशी के अवसर पर कहा था? यानी दीपा को नौकरी में चुन लिया जाना निश्चित तय सा था, यानी दीपा को नौकरी के लिए चुना जाना लगभग तय सी था। इसके लिए कहता है कि आज तो यार पार्टी हो जाए। बोलते दोनों ही नहीं आराम खोर। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी, ये कथन दीपा ने किससे कहे थे? अपने आप से वो बात कर रही थी, तब कह रही थी कि तुझे तो मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी, मुझे मेरे निशित के पास जाने दो। संजय के बारे में वो सोच रही थी ना, उस समय का ये दृश्य है। आप कहानी एक बार जरूर सुनना वीडियो,
आपको बड़ा सुकून मिलेगा। प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ तो सिर्फ भुलाने का और भरमाने का एकमात्र प्रयास होता है। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। एक बार प्रेम हो जाए, उसको भुलाने के लिए, दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रेमी है तो वो मजबूर हो जाता है। यह कथन, यह है किसका मतलब स्वगत विचार था? तो ये दीपा का ही स्वगत विचार था कि पहला प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, दूसरा तो मतलब एक भुलाने के लिए एक भ्रम होता है कि उसको अपन भुला दे। जब दीपा कलकत्ता से वापस लौटी तब संजय कहाँ गया हुआ था? तब संजय है वो कटक गया हुआ था। कहाँ पर गया हुआ था? कटक। ये प्रश्न अच्छा है। यहाँ पर अपने को पटना, कलकत्ता, भागलपुर ये सारे शब्द हैं वो पढ़ चुके होते हैं। अंत में आता है ये कटक वाला दृश्य। मेहता साहब की एक बच्ची ने दीपा को जो तार दिया उसमें क्या संदेश लिखा था? नियुक्ति हो गई है, बधाई हो। क्या लिखा था? कि नियुक्ति हो गई है, बधाई हो। और ये तार था संजय का, सॉरी निशित का। और ये चाहती थी दीपा कि इसमें लिखा हो कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, मेरी गलती हो गई है, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। वो ऐसे सपने देख रही थी और हुआ कुछ और ही। तार के प्राप्त संदेश से नियुक्ति हो जाने के बाद दीपा खुश क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती, वो प्रेम के द्वंद्व में फंसे होने के कारण वो ये चाहती है कि मैं संजय से करूँ या निशित से करूँ। वो चाहती तो निशित को भी है। संजय को तो एक मतलब एक भुलावे के लिए उसने प्रेम कर लिया संजय से, अन्यथा वो आत्मा से, मन से निशित को ही चाहती है आज भी, क्योंकि पहला प्यार प्यार ही होता है। कहानी के अंत में दीपा किसे सत्य मानती है? यानी दीवा सपन में प्यार के अक्षरों को, उसको ही सत्य मानती है। यानी दीवा सपन में प्यार के जो अक्षर होते हैं उनको वो सत्य मानती है कि निशित से मुझे जो प्रेम हुआ था वो वाकई सत्य था। ये बीच में संजय आ गया, फिर वो संजय के गले लग जाती है और दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। बहुत मतलब एक भाव विभोर कर देने वाला दृश्य होता है वो। तो आशा करता हूँ कि पूरी कहानी आपके भी दिलो दिमाग में आराम से रिवीजन हो गया है। एक बार वीडियो नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इससे संबंधित आपको जो प्रश्न उत्तर बनने थे वो भी मैंने बता दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।